नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके पॉलिटी वीडियो क्लास का अगला क्लास शिक्षक भर्ती कला संकाय वालों के लिए विशेषकर डिज़ाइन किया हुआ, जिससे उनके एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेगा ही 100%। मगर इसके अलावा उन सभी को ये क्लास देखना चाहिए जिनके भी कभी भी संविधान उनके सिलेबस में है और संविधान से क्वेश्चन आता है, क्योंकि सबके लिए उपयोगी है ये क्लास, सभी के लिए क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक, आइए भैया वीडियो नंबर 23 आप देख रहे हैं राष्ट्रपति जी के। इससे पहले भी हम लोगों ने 4 क्लास सिर्फ राष्ट्रपति जी के ऊपर पढ़ चुके हैं और उस पर राष्ट्रपति जी हम 4 क्लास पढ़ लिए, फिर भी अभी राष्ट्रपति जी हमारे समाप्त नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति जी के बारे में हमें और जानना है, इसलिए आप देख रहे हैं सर भाग 5, जिसमें आप देखते हैं संघ। उसी भाग में आप देखते हैं सर अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें आता है। अनुच्छेद 52 से 151, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक आप पूरा राष्ट्रपति जी का पूरे अनुच्छेद उनसे जुड़े हुए हैं, उसको आप पढ़ चुके हैं। उसी में आप एक जगह देखते हैं सर राष्ट्रपति जी की शक्तियों में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां पार्ट 1, अर्थात राष्ट्रपति जी की क्या क्या शक्तियां होती हैं, कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, ये सारी शक्तियां दोस्तों का ये पार्ट 1 है। अर्थात इसमें आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति जी की शक्तियां। तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है 100%, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास क्या पावर्स हैं, या खुद आप राष्ट्रपति बने तो आपको क्या पावर मिलेगा, इस चीज़ को महसूस कीजिए, रटने मत बैठिए। क्या करना है, महसूस कीजिए कि एक राष्ट्रपति अगर आप हैं तो आपके पास क्या क्या शक्तियाँ होंगी, कि अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो आपके पास क्या क्या शक्तियाँ होंगी, या अगर आप नागरिक भी हैं तो हमारे देश के राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में क्या क्या शक्ति हैं, ताकि आपको जानकारी होगा। तभी तो बोला आपको जितनी होगी जानकारी उतना ही जानेंगे आप अपने अधिकारों के बारे में। तो आइए दोस्तों, जितनी होगी आपकी जानकारी उतनी अच्छी होगी एग्जाम की तैयारी। तो चलिए चालू करते हैं आज का क्लास। सर आप सबको पता है कि टोटल संविधान में 22 भाग है। हर दिन मैं क्लास चालू करने से पहले ही उन 22 भागों का एक बार आपको भाग, उसके नाम, उसका अनुच्छेद याद करवाता हूँ, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। मैंने हर दिन आपको बोला है, हर दिन केवल एक भाग, एक उसका नाम, उसका अनुच्छेद याद करना है। इस तरीके से आपको पूरे 22 भागों को भाग, उसके नाम, उसका अनुच्छेद याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो उसे हम उसी क्रम में पढ़ना चालू करेंगे। ये पहला भाग मैं आपको लास्ट क्लास में रिवीजन कराया था, अभी फिर एक बार पढ़ के सुना दूंगा। फिर आज हमको इसके बाद दूसरा चार्ट है, भाग 7 से लेकर के भाग 9 तक, वहाँ तक भी आज हमको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि यहाँ तक आपको सब पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसको मैं एक एक करके नहीं याद करवा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चार्ट आएगा, जिसमें भाग 22 तक है, इसमें फिर हम एक भाग, एक अनुच्छेद और एक भाग, उसका नाम, उसका अनुच्छेद, एक दिन में केवल एक एक पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, क्योंकि आपको यहाँ तक मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इनको से केवल रिवीजन करवा देता हूँ आपको। आइए और देख लीजिए भैया, राष्ट्रपति जी की शक्तियों में आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें आप देखेंगे उनकी कार्यपालक शक्तियाँ, उनकी विधायी शक्तियाँ, उनकी वित्तीय शक्तियाँ, उनकी न्यायिक शक्तियाँ, उनकी राजनयिक शक्तियाँ, उनकी सैन्य शक्तियाँ और उनकी आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति जी के पास ये 7 शक्ति दिख रही, 7 से शक्तियाँ, कार्यपालिका, विधायिका, तो वित्तीय, न्यायिक और राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन। ठीक, तो हम अगर इसको पढ़ने से पहले ही आपको पहले हम उन भागों का नाम अनुच्छेद कर याद करवा दें, जिससे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, और नहीं भी आते हैं तो आपको जानकारी के लिए याद होने चाहिए। वैसे तो आते ही हैं। चलिए, तो पूरा पीछे का लिखा हुआ है हटाते हैं। सर आपको जैसे पता ही है, संविधान में हमारे सर टोटल 22 भाग हैं। उन 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं और अलग से 12 अनुसूचियां हैं। तो सर उन 22 भागों को और उनके अनुच्छेदों को, 395 अनुच्छेदों को हम याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, भाग 1 क्या होना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले सर आपका देश के लिए संविधान बना, भारत देश का संविधान है, तो सबसे पहले देश क्या? भारत देश का संविधान। तो भारत देश सबसे पहला है। तो क्या भारत देश का एक, भारत देश जो आप मैप देखते हैं, क्या उसका एक निश्चित क्षेत्र है? इसलिए हाँ सर, उसका एक निश्चित क्षेत्र है, एक निश्चित उसका मैप है, नक्शा है। इसका मतलब भारत देश का एक निश्चित क्षेत्र है, उतने ही क्षेत्र को आप बोलते हैं भारत। तो हाँ सर, जैसी बात है, भाग 1 होना ही यही चाहिए था, वो क्षेत्र, संघ राज्य और उसका क्षेत्र, जिसको मिला के आप भारत बोलते हैं। संघ राज्य और उसका क्षेत्र, जिसको मिला के आप भारत बोलते हैं। ये भाग 1 हो गया। और कोई भी क्षेत्र चारों दिशाओं में फैली होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसलिए 4 अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं, 1 से 4। याद हो गया ना? यस सर। भाग 2 क्या होना चाहिए? भाई कोई क्षेत्र है तो वहाँ कोई ना कोई जनता निवास तो करेगी, तो उस क्षेत्र में जो भी जनता निवास करेगी वहीं रहेगी, वहीं खाएगी, पिएगी, पलेगी, बढ़ेगी, तो उस क्षेत्र की क्या कहलाएगी? नागरिक कहलाएगी। इसलिए क्षेत्र की क्या कहलाएगी? नागरिक कहलाएगी। इसलिए नागरिकता भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11,
ठीक। सर वो नागरिक जो रह रहे हैं उनको कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार मिलने चाहिए ना, उनको कुछ अधिकार तो प्राप्त हो, इस क्षेत्र में रह रहे हैं तो। हाँ सर, उनको कुछ अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए भाग 3 हो जाएगा। मूलभूत अधिकार 12 से 35। सर जब उनको अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तो अपने अधिकारों को प्रयोग करके वो अपने लिए सरकार का निर्माण कर दिया। वो सरकार क्या करेगी, जनता के हित के लिए कुछ नीतियां बनाएगी। तो राज्य के नीति, राज्य में सरकार जो होगी वो नीति बनाएगी, इसलिए राज्य की नीति, वह नीति किन बिंदुओं को ध्यान में रखेगी वो भी हम संविधान में बता दिए हैं। वो क्षेत्र 4 में आ जाएगा, भाग 4 में आ जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि राज्य जब नीति बनाए तो किन तत्वों को, किन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाए। सर वही हो जाएगी भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। इसमें देखिए 1 2 3 4 आता है, इसलिए भाग 4 में आ जाता है डीपीएसपी। ठीक है, वही इसका अनुच्छेद आपका 36 से 51, 12 से 35, 36 से 51। सर डीपीएसपी के बाद जब यहाँ सरकार ने अपना कर्तव्य निभा दिया नीति अच्छी बना करके, तो हम जनता का भी कुछ कर्तव्य है। हाँ सर, तो हम जनता का भी कुछ कर्तव्य है, तो यहाँ सरकार का कर्तव्य है, उसका तो हमारा जनता कर्तव्य है। इसलिए 4 से निकल गया 4A, भाग 4A मूल कर्तव्य, अर्थात यह मूल कर्तव्य होते हैं अनुच्छेद 51A। तो 4 से 4A, 51 से 51A, यह सरकार का कर्तव्य, तो हमारा मूल कर्तव्य हो गया हमारा, हम नागरिकों का, कि आप देश के जो नागरिक हैं आपके मूल कर्तव्य क्या होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों 4A में। सर भाग 5 में 5 उंगलियां है मेरी। सर पाँचों उंगली जब इकट्ठा होगी तो मुट्ठी बनाएंगी, इसलिए पाँचों उंगली इकट्ठा होकर के एक संघ बना ली, इसलिए भाग 5 में आपको समझ में आ गया सर संघ। और संघ माने केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के बाद आता है सर राज्य सरकार। सर केंद्र सरकार के बाद आगे कौन, राज्य सरकार। भाग 5, भाग 6 राज्य सरकार। तो भाग 5 केंद्र सरकार, भाग 5 राज्य सरकार। सर इसका हो गया 52 से 151, 52 से 151, और सर इसका हो गया 152 से 237। क्लियर, या आप लास्ट टाइम पढ़ाया था या फिर रिविजन करा दिया। 52 से 151 जो अभी आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, जिसमें 52 से लेकर 62 तक पूरी चीजें पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति जी की जुड़े हुए अनुच्छेद। ठीक, चलिए उसके बाद आपका 152 से 237 राज्य सरकार से जुड़ी हुई। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। सर भाग 5 और 6 आप पढ़ लिए, बताइए भाग 7 क्या। सर भाग 6 से 7, स से समाप्त हो गया, किसे, स से 7वें संविधान संशोधन से। तो भाग 6 से 7, भाग 6 से निश्चित माने समाप्त, किसे, स से 7वें संविधान संशोधन से समाप्त हो गया, वो भी 7 से 7वें 1856 के द्वारा, अर्थात 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 238, 237 हो गया था पीछे, 152 से 237, 238 समाप्त हो गया है। ठीक है सर, भाग 8 में आ जाते हैं। तो बताइए भाग 5 में था केंद्र सरकार, भाग 6 में था राज्य सरकार। तो अब अगला सरकार कौन बचा, सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद बड़ी सरकार बची केंद्र शासित प्रदेश। भैया लीजिए भाग 8 का केंद्र शासित प्रदेश, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भैया, तो यहाँ सर आपका 238 हो गया था, तो 239 से 242, 239 से 242। सर केंद्र सरकार प्रशासन चला रही है, राज्य सरकार प्रशासन चला रही है भाग 5 और 6 में। भाग 7 समाप्त हो गया, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन चला रही है। ठीक है सर, भाग 9 में अब कौन शासन चलाएगा, अरे भैया सबसे स्थानीय शासन चलेगी कि नहीं, पंचायती राज नगरीय निकाय, इसलिए भाग 9 और 9A हो गया, भाग 9 और 9A हो गया पंचायती राज और नगरीय निकाय, 9 और 9A हो गया पंचायती राज नगरीय निकाय। सर आपको 239 से 242 हुआ, 243 से 243 ओ क्या आता है पी, JKLMN OP, 243 से 243 O, 243 P से ZG, तो OP से ZG। ठीक, यस। तो हाँ सर, भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 7 समाप्त, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में आपका पंचायती राज, भाग 9A में नगरीय निकाय, भाग 10 आ गया 10। तो भैया बताइए कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजाति अपना नियम कानून चलाते हैं, उन क्षेत्रों में कोई और नियम कानून नहीं चलता, इसलिए भाग 10 में आ गया दोस्त मेरे कुछ विशेष अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जहाँ शासन प्रशासन वहाँ की जनजाति खुद चलाती है, इसलिए भाग 10 में डाल दिया अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244A। ठीक, ऐसे याद रखिए। ठीक, भाग 10 भी हो गया, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन चलाते हैं भैया, आप हो गया। आपका 44 से 44, देखिए 43 से 43 खत्म हो गया था, 44 से 44A में ही है ये। सर अब भाग 10 का भाग आ गया 11।
संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे सर, एक है केंद्र एक है राज्य, देखिए एक है ना, हाँ सर, केंद्र एक राज्य, दोनों के बीच संबंध होने चाहिए, तो एक और एक मिलकर 11 बन गए, इसलिए संघ और राज्य दोनों मिलकर संबंध, आपस में संबंध बना रहे हैं, इसलिए भाग 11 में केंद्र और राज्य, देखिए एक 11 हो गया, संघ और राज्यों के बीच संबंध हो गए, यस सर, भाग 11 हो गया, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो 6 245 से 263। सर भाग 12 में क्या बोला, अरे भाई भाग 12 में बोला कि तेरे वित्त का, तेरे पैसे का, तेरे संपत्ति का, सारी चीज़ों के 12 बज गए, किसके, तेरे वित्त की, तेरी संपत्ति के, तेरी संविदाओं के, तेरे वाद के, सारी चीज़ों के 12 बज गए, इसलिए भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं अनुच्छेद 264 से 301, तो इसमें 301 के तहत ही आप डाला गया था संपत्ति को अधिकार के विधि के अधिकार में, इसलिए संपत्ति के अधिकार 301 से याद रखा, 264 से 301 वित्त संपत्ति और संविदाएं। क्लियर, भाग 12 हो गया कि तेरे 12 बज गए, किसकी, तेरी संपत्ति के 12 बज गए, ऐसे याद रख लेंगे आप, ठीक। सर भाग 13 क्या हो गया, ये इतना एक साथ याद क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपको हर एक दिन एक एक भी आपको याद करवा चुका हूँ, है ना, इसलिए आपको सबको एक साथ याद करवा रहा हूँ, ठीक। सर भाग 13 हो गया, 12 के बाद 12 बज गए, ऐसे याद हो गया, हाँ सर। भाग 13 में 13 व्यापार कैसे चल रहा है, क्या बोला मैं भाई, तेरा व्यापार कैसे चल रहा है, तो भाग 13 व्यापार कैसे चल रहा है, तेरा वाणिज्य कैसे चल रहा है, तेरा समागम कैसे चल रहा है, इसलिए भाग 13 में हो गए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, भाग 13 में आ गए। तो आगे भैया 301 से 307, तो व्यापार सगुन का काम इसलिए 301 रुपये से चालू किया, 301 रुपये सगुन का दिया, 301 से 307। तो भाग 14 हो गए भैया, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, है ना, कि आपको 14 पहर ऐश के साथ बीतेंगे अगर आपको संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो केंद्र और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सब चीज़ें आप देख रहे हैं भैया। तो भाग 15 में हो गया क्या, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मैंने गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला या स्टेट गवर्नमेंट वाला, तो भाई भाग 15 में आ गया आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक। भाग 15 में क्या हो गए, ये 14 में, भाग 14 में हो गए आपके संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 15 बोल दिया हूँ, सॉरी गलती है वो, भाग 14 में हो गए आपके संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्लियर हो गई बातें, यस सर। इसका अनुच्छेद आ गया दोस्तों आपका 308 से 323, 1 से 7, 8 से 23। क्लियर हो गई बातें, चलिए। तो आपसे पहले का टेबल याद कर चुके, दूसरा टेबल याद हो गया क्योंकि यहाँ तक आपको पढ़ा चुका था मैं। अब आप यहीं तक आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम इसके अगले इस नए टेबल में आएंगे और हर दिन केवल एक भाग, उसका नाम और एक अनुच्छेद बस याद करेंगे और ज़्यादा नहीं, ठीक। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीडियो में अभी हमारा पूरा टेबल खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमको हर एक भाग, उसके नाम, उसके अनुच्छेद याद हो जाएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने मेन टारगेट पे। आइए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जैसे ही आप दोस्त भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो सोचिए कितना बड़ा चीज़ है कि पूरे देश के सबसे बड़े पद पे बैठ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे देश के सबसे बड़े पद के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। हाँ सर, पता तो होना चाहिए। तो फिर आपको क्यों इसको एक सब्जेक्ट और विषय की तरह पढ़ते हैं, इसको जागरूक नागरिक की तरह पढ़िए ना। आप खुद सोचिए मैं कल राष्ट्रपति बनने वाला हूँ तो मेरे पास ये शक्तियाँ रहेंगी, ऐसे महसूस कीजिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों, हर एक चीज़ आपके कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में क्या क्या आता है। सर राष्ट्रपति जी के पास कार्यपालिक शक्तियाँ होती हैं, तो कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति जी के पास विधायी शक्ति होती है, विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति जी के पास वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, तो वित्त से विधायी, वित्त से वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति जी के पास न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, क्षमादान वमादान आप जानते हैं, यस सर। राष्ट्रपति जी के पास राजनयिक शक्तियाँ भी होती हैं, यस सर। और राष्ट्रपति जी के पास सैन्य शक्ति भी होती है, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, यस। और राष्ट्रपति जी के पास आपातकालीन शक्ति भी होती है, आपातकाल के समय पे, ठीक। तो सर आपके राष्ट्रपति जी के पास स से 7 स से शक्तियाँ, तो स से शक्तियाँ हैं, स से 7 हैं। कौन कौन सी है, एक है कार्यपालक शक्ति, कार्यपालिका शक्तियाँ, दूसरा विधायी और वि से विधायी, वि से ही वित्तीय, तो विधायी और वित्तीय। फिर न्यायिक शक्ति, राजनयिक शक्ति, तो राजन्यायिक और राजनयिक शक्ति। फिर आगे दोस्तों सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति। तो ये 7 शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति जी के पास, आपको ध्यान रखना है क्या क्या, कार्यपालक शक्ति, वित्त विधायी शक्ति, वि से विधायी, वि से वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, राजनयिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। तो दोस्तों आपको 7 शक्तियाँ याद रहनी चाहिए। आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हम पढ़ेंगे
जो पहला इसकी शक्ति है वो है दोस्तों कार्य राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब सर शक्तियों का ये पहला क्लास है, मतलब शक्तियों को और भी क्लास आएगा, इसका मतलब एक भी शक्ति हमसे छूटने वाली नहीं। हम अच्छे से हर एक शक्ति के बारे में नॉलेज रखेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपसे सारे वो क्वेश्चन पूर्ण रूप से बनने चालू हो जाएंगे। ठीक, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपका प्रॉपर वे में आप क्लास चालू हो रहा है दोस्तों। इससे पहले सोचिए, आपका देख लेते हैं एक बार, ये 15 मिनट मैंने आपको लिया है ना, इससे पहले तक में ये 15 मिनट आपको अभी लग रहा है, क्योंकि जब तक आपको पूरा कंठस्थ ना हो जाए पूरे भाग, उसके नाम, उसके अनुच्छेद। आप में जो नए बच्चे देख रहे हैं वो केवल हर दिन एक भाग एक नाम एक अनुच्छेद पढ़िए। मैं पूरा टेबल उनको याद करवा रहा हूँ जो शुरू से लेकर अब तक कंटिन्यू देख रहे हैं। ये तो आपके लिए नियम है कि आप अगर आज से देखना चालू किए तो आप हर दिन संविधान का शुरू वीडियो से देखना चालू कीजिए। तो हर दिन आपको एक भाग, उसका नाम और उसका अनुच्छेद देखना होगा, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। तो हर दिन केवल एक भाग एक नाम और एक अनुच्छेद देखिए। 22 दिन में 22 भाग, उसके 22 नाम और 22 अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे उनके। ठीक, चलिए तो यहाँ से आपका क्लास चालू हो रहा है। जब आप इनको पूरा रटा जाएगा आपको, तो हमारे 15 मिनट बचेगा और फिर सीधा मेन मुद्दे पे ही बात करेंगे हर दिन। ठीक, चलिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ संविधान आपको पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाना भी है, रटाना भी है, समझाना भी है, क्वेश्चन बनवाना भी है, याद कराना भी, हर एक कंप्लीट तैयारी करवाना है संविधान की। तो आइए आते हैं। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे आप जो भी आप अंदर पढ़ेंगे सारी उनकी कार्यपालिका शक्तियाँ, तो निश्चिंत होकर के पढ़िए और याद रखिएगा कि सारी शक्तियाँ क्या है, कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए, राष्ट्रपति की कतिपय कार्यपालिका शक्तियाँ जो संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर परिभाषित है। मैंने बोला था ना, उसको छोटा सा आपको पढ़ के निकल गया था हम लोग। सर 52 में राष्ट्रपति का पद और 53 था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। यस, तो अनुच्छेद 53 था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, 52 था राष्ट्रपति का पद। तो वही अनुच्छेद 53 का बात बोल रहा है कि 53 में ही कति राष्ट्र कार्यपालिका शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की। आइए देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो पूछता है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक लाइन ही क्वेश्चन बन चुका है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो बोले सर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आपको दे देगा राष्ट्रपति में, संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय में, संसद में, ऐसा दे देगा बड़ा बड़ा ऑप्शन आपको भारी भारी। तो याद रखिए सर, राष्ट्रपति की कार्यपालिका मैंने संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लिखा निहित होगी उन्हीं में। अब इस संविधान के मामला ना हर एक लाइन जहाँ क्वेश्चन बनता है सब आपको बता दूंगा। इस संविधान के अनुरूप उनके द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब ये जो भी उनकी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ, या तो उन शक्तियों का प्रयोग ये खुद करेंगे प्रत्यक्ष रूप से, या अपने द्वारा किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करके अपनी शक्तियों का प्रयोग करवाएंगे। ठीक, यस सर, तो ये लाइन भी बन जाता है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वो प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी प्रयोग किया जा सकता है। याद रखिएगा। पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब पहले जो आपके कुछ प्रावधान थे उनकी जो व्यापकता, उनका क्षेत्र है फैलने का, तक शक्ति है, ताकत है, उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन पर कोई भी गलत प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या? संघ के रक्षा बल, जितने भी केंद्र सरकार के रक्षा बल हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जो भी सेनाएं हैं जो केंद्र के अधीन है, संघ के अधीन है, सारे आपके फोर्सेस हैं, उन सभी बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात उन सभी के सर्वोच्च कमांडर कौन है, सर्व प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। एवं उसके प्रयोग को विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा, और उन सेनाओं के प्रयोग को एक विधि जो बना हुआ रहेगा, नियम कानून, उसके द्वारा ही विनियमित किया जाएगा, रेगुलेशन किया जाएगा। ठीक है, यस ठीक। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी किसी भी राज्य या अन्य प्राधिकरण की सरकार पर किसी वर्तमान विधि द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने के लिए नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब क्या निकल गया? सर ऐसा बोल दी, इसका तो हमको पल्ले ही नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों आपको पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए आजकल ऐसे ही लैंग्वेज दे रहा है आपके कूट बना बना के एग्जाम में, इसलिए इसको डाला भी गया है ताकि आपको शब्द सह पता रहे, है ना। पहले ध्यान से पढ़िए, तोड़ के समझ में आ जाएगा। किसी भी राज्य या अन्य प्राधिकरण, माने कोई भी राज्य या और भी कोई अन्य प्राधिकरण है ना, माने और भी कोई आपके विभाग या मंत्रालय है, संसाधन, तो किसी भी राज्य या अन्य प्राधिकरण की सरकार पर किसी और अन्य सरकार पर, किसी और प्राधिकरण पर
किसी वर्तमान विधि द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने के लिए नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है भैया कि राष्ट्रपति आप बन गए तो पहले से जो सरकारें चल रही हैं, कोई प्राधिकरण में कोई काम चल रहा है तो सब राष्ट्रपति को हस्तांतरित हो जाए, ऐसा नहीं है। सब विभाग अपने हिसाब से काम करेगी जैसा से उनको काम दिया गया है। क्या बोलते हैं ना, अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा करते हैं, सब चीज़ उन्हीं में निहित है। इसका मतलब उनके में निहित है, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य जो सरकारें हैं, राज्य हैं, अन्य जो आपके दोस्तों और प्राधिकरण में जो कार्यकाल चल रहा है उन हस्तांतरित हो जाए राष्ट्रपति जी को, ऐसा नहीं है। हस्तांतरित करने के लिए नहीं समझा जाएगा। अथवा संसद को विधि के अनुसार राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को कोई कार्य सौंपने से निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब संसद को विधि के अनुसार नियम कानून बनाते हुए राष्ट्रपति के अतिरिक्त, राष्ट्रपति जी को छोड़ करके अन्य जो प्राधिकारी होंगे उनको कोई कार्य सौंपने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात राष्ट्रपति जी कोई काम सौंपते हैं जो नियम कानून के अनुसार, विधि के अनुसार सही है, किसी प्राधिकारी को कोई काम दे दिए राष्ट्रपति जी कि भाई तुम ये काम करो, है ना, तो भाई संसद उसको वो कार्य से निवारित नहीं करेगी, अर्थात उसको कार्य करने से मना नहीं करेगी, उस कार्य करने से उनको हटा नहीं सकती। क्लियर हो गई बात है? यस। जैसे राष्ट्रपति बोले, राष्ट्रपति जी भी वही राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं, है ना, तो राज्यपाल जी को अगर नियुक्त कर दिए हैं राष्ट्रपति जी, तो ये नहीं कि संसद बोले कि नहीं इनको ये काम, ये राज्य इनको नहीं देना है। अंदर का बात छोड़ दीजिए। नियम अनुसार राष्ट्रपति जी किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को कोई काम सौंपे हैं तो उसको संसद मना नहीं करेगी। अगर वह काम मना तब कर सकती है जब वो विधि से बाहर का हो, मगर विधि के अनुसार सही है, विधि के अनुसार सही है जो राष्ट्रपति जी दिए थे दोस्तों, उसको मना नहीं करेगी। ठीक। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आंसर आपको बोल रहा हूं, क्वेश्चन बना था कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे पहले आ चुका सेम क्वेश्चन। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, सर आपकी संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मेरे शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती वाले जो भाई बहन हैं आप देख सकते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति कौन कौन सी नियुक्तियाँ करते हैं ये सब भी आप जान लीजिए। ठीक, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी का बात किया है, की नियुक्ति तथा उन्हें प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण करने का कार्य सौंपा गया है। ठीक, तो राष्ट्रपति जी ही महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। उनका कितना वेतन होगा, कौन भत्ता कौन होगा, वो भी राष्ट्रपति जी ही निर्धारण करने का कार्य सौंपा गया है राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति यह कार्य मगर मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की सहायता एवं परामर्श पर करते हैं। वो परामर्श लेते हैं मंत्रिपरिषद से कि बताओ भैया मंत्रिपरिषदों कि कितने इनका सैलरी रखा जाए, किनको महान्यायवादी बनाया जाए। तो बोलते हैं देखिए सर ये 10 लोग हैं, इनकी ये क्वालिफिकेशन, इनमें से 2 लोग बढ़िया हैं, लास्ट में आप ये सबसे बेस्ट लग रहे हैं, इनको ही आप महान्यायवादी बना दीजिए। तो बोलते हैं लाओ बना देते हैं, साइन वाइन मार के, साइन सिग्नेचर सील मार के बोलते हैं जाओ ये महान्यायवादी बन गए। अब इनका वेतन भत्ता कितना रखा जाए? तो बोलते हैं सर इनका देखिए पिछले साल इतना था, इस साल महंगाई इतना बढ़ा है तो इनका वेतन भत्ता इतना रख देते हैं। तो बोलते हैं राष्ट्रपति लाओ साइन मारे, सी लगाए, बोले जाओ पास हो गया। तो महान्यायवादी जी की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, यस सर। मगर किनकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता और परामर्श पर, स्वेच्छा से नहीं। ठीक, याद रखिएगा। वह निम्नलिखित प्राधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, और किन किन की नियुक्ति करते हैं ध्यान से देख लीजिए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो CAG की नियुक्ति भी कौन करते हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके साथ जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इन सब की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति करते हैं। हर एक चीज़ को ध्यान डालिए। महान्यायवादी राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, UPSC के जो अध्यक्ष हैं वो भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो UPSC के अध्यक्ष और अन्य जो सदस्य हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं।
राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। वही टेबल मार्क देता है आपको। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, तो भारत का जो वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष होंगे, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जैसा पढ़े थे, हाँ लास्ट वाला 14 नंबर वाला, यस। और उनके जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति भी दोस्तों आपके राष्ट्रपति जी ही करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, और उसको और जो मुख्य न्यायाधीश हैं और भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। और प्रोसेस कुछ भी हो इनके नाम से नियुक्त होते हैं लोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST आयोग के अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, इन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। याद रहेगा ना भाई बात। महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, आपके क्या बोलते हैं भैया, निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, है ना, UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ठीक है। आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष, हाँ, SC आयोग के अध्यक्ष है, ST आयोग के अध्यक्ष है, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, OBC आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं भैया? करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आंसर सर आपके राष्ट्रपति जी। अब आपको कैसे कोई भी जितना पद आपको पढ़ाए पीछे उनमें से किसी का भी नाम देके आपके साथ ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। क्लियर बातें हो गई? आइए, मैंने बोला ना आप पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन के आपसे बनेगा। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो बताइए भैया कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो ये राष्ट्रपति। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इनकी नहीं करता है। प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तब ये मालिक भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करते हैं, राज्यपाल की भी करते हैं। अब आप डाउट में चल जाएंगे सर प्रधानमंत्री की करते हैं कि उपराष्ट्रपति की, किसकी नहीं करते हैं? पूछा है किनकी नियुक्ति नहीं करते। और मैं जान रहा हूँ आप A और B में ही फंसेंगे, मेरे को पता तो है ना, मैं तो बता रहा हूँ ना। बच्चे कहाँ फंसते सब पता है। पढ़ने के बाद देखिए आप पढ़े और फिर यहीं जगह फंस गए, यही तो दिक्कत है। सर आंसर है इसका स्पष्ट तरीके से उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। जो भी आपके बहुमत प्राप्त जो दल होती है उनके नेता को ही, बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति जी ही प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है, यस। और फिर उन बहुमत प्राप्त दल के जो नेता उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य लोगों को मंत्री बनाते हैं और उन सारे मंत्री के प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पे फिर अन्य मंत्री चुनते हैं कि इनको कौन विभाग दिया जाए, और राष्ट्रपति जी ही। इसे सारी कार्यपालिक शक्तियाँ उन्हीं के में ही निहित है। ठीक, तो उपराष्ट्रपति जी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं, बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बोला ना क्वेश्चन जब आएगा तो लोग फट से छोड़ देंगे, एग्जाम में भटक जाएंगे, ए मारू बी मारू, मगर अब आपको आंसर स्पष्ट पता होगा कि आपको क्या आंसर लगाना है, तो याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद के साथ संचार, है ना भाई। मंत्रिपरिषद भाई बताया सारी कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित है? वही राष्ट्रपति जी में निहित है। तो जैसे पूरे कार्यपालिक शक्तियों का निर्वहन सारे मंत्री और मंत्रालय ही तो करते हैं, वही तो है कार्यपालिक शक्तियों का वहन करने वाले। तो उनके साथ संचार होना चाहिए ना, प्रॉपर वार्तालाप होना चाहिए। इसलिए देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति केंद्र सरकार से प्रशासनिक सूचनाओं की अपेक्षा कर सकते हैं। अर्थात जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी प्रशासनिक सूचना मंगवा सकते हैं कि लाओ भैया क्या ये काम कहाँ तक हुआ, मेरे को इसका इन्फॉर्मेशन दो, ये मंत्रालय का काम कहाँ तक हुआ, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो प्रशासनिक सूचनाओं की अपेक्षा कर सकते हैं कि मुझे इसकी जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रपति को किसी भी मामले को जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है को मंत्रिपरिषद के विचार हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर सकते हैं।
जैसे अगर कोई एक मंत्री कोई काम डिसाइड कर लिए मगर मंत्री परिषद से सलाह नहीं लिए हैं तो भैया राष्ट्रपति जी बोल सकते हैं कि भैया रुकिए, प्रधानमंत्री जी को बोलेंगे कि मंत्री परिषद के विचार हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर सकते हैं कि रुकिए मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब आप उन मंत्री के काम को बोलिए कि अपना काम को पहले मंत्री परिषद से सलाह मशवरा कर लें। तो राष्ट्रपति जी हर एक मंत्री को तो प्रॉपर नहीं बोलेंगे ना भाई, उन मंत्री के नेता कौन है? प्रधानमंत्री हैं, सारे मंत्रियों के नेता है प्रधानमंत्री साहब। तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को बोलेंगे देखिए ये मंत्री ने एक नियम बनाया है, ये काम ये एक्शन ले रहे हैं, ये अपनी शक्ति का प्रयोग ये कर रहे हैं, मगर मंत्री परिषद में इसके ऊपर सलाह नहीं हुआ है, तो आप उनको बोलिए पहले मंत्री परिषद से इसके ऊपर सलाह मशवरा करें। तो प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो बात हो जाएगा। चलिए यही सबसे व्यवहारिक क्वेश्चन बनता है आपको, है ना, कि राष्ट्रपति को किसी भी मामले को जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है तो इसको लिख देगा, मंत्री का नाम लिख देगा, सीधे देगा एक मंत्री द्वारा कुछ निर्णय लिया गया है किंतु वो निर्णय मंत्री परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो क्या मंत्री परिषद के विचार तो प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री से अपेक्षा कौन कर सकते हैं? या राष्ट्रपति किससे अपेक्षा कर सकते हैं? प्रधानमंत्री से, उसी मंत्री से, उससे रिलेटेड विभाग के मंत्री से, ऐसे कैसे भी घुमा के दे देगा दोस्त, है ना। तो आपको याद रहेगा सर राष्ट्रपति जी कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी से। वह प्रधानमंत्री से संघ के मामलों के प्रशासन एवं विधान के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी जो है प्रधानमंत्री से ही बोलेंगे कि संघ के मामलों के प्रशासन या केंद्र का प्रशासन कैसा चल रहा है, विधान के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी, तो सबसे जुड़ी हुई जानकारी मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए, मुझे देखना है, जानना है, तो सबको प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकते हैं। क्लियर? तो मंत्रिपरिषद के साथ संचार ऐसे स्थापित होता है। इसका मतलब क्या देखिए आप कि राष्ट्रपति जी को किसी मंत्रिपरिषद से कोई बात करना हो तो प्रधानमंत्री के थ्रू सबसे वह बात करते हैं, संचार करते हैं। ठीक है, चलिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। अब देखिए अनुसूचित क्षेत्र है ना, कोई ऐसे क्षेत्र होंगे, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। तो देखते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन कौन संभालेगा, वहाँ का, तो वहाँ का प्रशासन कौन संभालेगा, उससे संबंधित बात। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो एक बात पूछता है बार बार कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं या अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, एवं उनके पास अधिसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में शक्तियां हैं। मतलब याद कीजिए, इससे पहले आप भाग जब आपको पढ़ा रहा था तो यही आप अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे भाग 10 में? हाँ सर, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 44A तक वाला, यस। हाँ सर आप पढ़े थे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में। तो वही चीज़ बात बोल रहे हैं कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। और वहाँ के प्रशासन से जुड़ी हुई शक्ति अब उनके पास ही होती है कि किसको प्रशासक बना के भेजें, वहाँ का प्रशासन कैसे चलाएं। ठीक, तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन राष्ट्रपति जी द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। आपके सामने लिख दिया गया है। तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र भी वो घोषित कर सकते हैं और उसके प्रशासन के संबंध में शक्तियाँ भी उनके पास ही निहित होती हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आइए। निम्नलिखित में से किसे भारत में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निर्धारित किया गया है? संसद को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए राष्ट्रपति जी को निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति चाहे किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित, अधिसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? चलिए भैया, तो आपको राष्ट्रपति जी की कार्यपालिक शक्तियों में ज्ञान हो गया, क्या क्या शक्तियाँ आती हैं, निहित होती हैं। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को इनके हम यही समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, फिर वहाँ से इनकी और शक्तियों को हम जानेंगे, पहचानेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे दोस्त अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद। हमें हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो याद रखिए, जो भी कार्यपालिक शक्तियाँ बताएं उन सबको ध्यान से पढ़िए, सुनिए, महसूस कीजिए हर एक चीज़ को। आप राष्ट्रपति होते तब ये काम कर सकते हैं करके। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद।